हेलो फ्रेंड्स, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इन्फ्लेशन। सभी लोगों ने इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के बारे में ज़रूर सुना होगा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इन्फ्लेशन एक ऐसा राक्षस है जो आपकी जानकारी के बिना ही आपके सेविंग्स को खा जाता है, और इतना ही नहीं, ये आपके करियर ग्रोथ को भी स्लो कर देता है। और इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव तो गरीब लोगों के ऊपर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता ही जाता है? क्या हमारे देश की सरकार इन्फ्लेशन को रोक नहीं सकती? और ये इन्फ्लेशन का हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या रिलेशन है, और किस तरह से आप ये इन्फ्लेशन का फ़ायदा उठा के आप अपनी तरक्की कर सकते हैं? तो इस सभी क्वेश्चंस का आंसर डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहे। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। वस्तुएं एवं सेवा के दाम में जो बढ़ोतरी होती है उसको ही इकोनॉमी के टर्म में इन्फ्लेशन कहते हैं। अब यहाँ पे वस्तुएं और सेवा हम जनरली करेंसी की हेल्प से खरीदते हैं, मतलब कि करेंसी का जो परचेजिंग पावर था उसका कम होना, तो ये चीज़ को कहते हैं इन्फ्लेशन। तो आइए इन्फ्लेशन को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हम आज़ादी से लेके आज 2020 में चीज़ वस्तुओं के दाम किस तरह से वेरी हुए वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर दूध का प्राइस और 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस ये पूरे स्पान में देखते हैं। आज़ादी के टाइम पे पेट्रोल का प्राइस था 27 पैसा, और सामने की ओर मिल्क का प्राइस था 12 पैसा, और गोल्ड का कीमत था 28 रुपये। अगर हम इसी चीज़ को 1990 में देखें तो पेट्रोल का प्राइस था 12 रुपये, मिल्क का प्राइस था 5 रुपये और गोल्ड का प्राइस था 3200 रुपये। अगर हम आज की डेट में 2020 के अंदर पेट्रोल का प्राइस देखें तो आज लगभग 80 रुपये लीटर है, और दूध का प्राइस 50 रुपये है, जबकि गोल्ड आज 50,000 रुपये तक पहुँच गया है। मतलब कि ये चीज़ वस्तुओं के दाम में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। इन्फ्लेशन बढ़ने के मुख्यत्वे 4 कारण हैं। सबसे पहला है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब भी कोई रॉ मटेरियल या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर बढ़ोतरी होती है तो उसका जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उसके दाम में भी बढ़ोतरी होगी। फॉर एग्जांपल, खराब मौसम के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता है या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिस भी चीज़ वस्तुओं का रॉ मटेरियल होगा वह सभी चीज़ वस्तुओं के दाम इंक्रीज हो जाएंगे। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनियों के केस में देखें तो उसका रॉ मटेरियल होता है कोयला। अगर कोयले के दाम में बढ़ोतरी होती है तो इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी हो जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने से बाकी सारी जो फैक्ट्रियाँ है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगा, तो वो सारी फैक्ट्रियाँ जो भी चीज़ वस्तुएं बना रही है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएंगी, तो इसीलिए उसकी फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन काम करता है। दूसरा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर कोई चीज़ वस्तुओं का सप्लाई लिमिटेड है और उसका डिमांड बाजार के अंदर बना रहता है तो भी वो चीज़ वस्तुओं का प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गोल्ड, क्योंकि दुनिया के अंदर गोल्ड का जो रिजर्व है वो फिक्स है, लेकिन गोल्ड का डिमांड लोगों के बीच में बना रहता है, इसीलिए गोल्ड का प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। तो इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई के बीच में अगर इम्बैलेंस होता है तो भी इन्फ्लेशन जनरेट होता है। इन्फ्लेशन बढ़ने का तीसरा रीजन है वेज पुश इन्फ्लेशन, मतलब कि लोगों की सैलरी का बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये थोड़ा सुनने में ओड लगे लेकिन ये बहुत ही सच बात है। फॉर एग्जांपल, अगर हम गांव के अंदर देखें तो लोगों की सैलरी कम होती है और वहाँ पे रोजगारी के अवसर भी कम होते हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन भी कम होता है। अगर सामने की ओर हम मेट्रो सिटी के अंदर देखें तो मेट्रो सिटी में लोगों की सैलरी भी ज़्यादा होती है और वहाँ पे लोगों के रोजगारी के अवसर भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे चीज़ वस्तुओं के दाम बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि लोगों की अगर सैलरी बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ने का चौथा और सबसे मेजर रीज़न है करेंसी का डेप्रिसिएशन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का इकोनॉमी 2008-9 के अंदर लगभग कोलैप्स हो गया था, और वहाँ पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि गवर्नमेंट को $1 ट्रिलियन का नोट भी छपाना पड़ा था। और 2008-9 के अंदर जिम्बाब्वे में लगभग 800 करोड़ प्रतिशत से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा था। मतलब कि अगर किसी के पास पैसा है तो उसका डीवैल्यूएशन 800 करोड़ प्रतिशत से भी ज़्यादा हो गया था। और यही सेम चीज़ वेनेजुएला की इकोनॉमी के साथ 2018 में हुआ था कि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया था। अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन लगभग 4% से लेके 8% के बीच में वेरी होता रहता है, और गवर्नमेंट इस चीज़ को डायरेक्टली कंट्रोल करती है। हमारे देश का बजट नेक्स्ट फरवरी में 1 तारीख को आ रहा है, और बजट के अंदर गवर्नमेंट ये चीज़ दिखाती है कि गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलेंगे और कहाँ कहाँ पे एक्सपेंस करेंगे। तो जनरली गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस है वो इनकम से ज़्यादा रहता है, और ये दोनों के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट को फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट
दूसरे कंट्रीज से पैसे लोन पे लेती है या फिर मनी प्रिंटिंग करती है। और जब भी गवर्नमेंट मनी प्रिंटिंग करती है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि बाजार के अंदर मनी सर्कुलेशन बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में 100 करोड़ रुपए के नोट बाजार के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं और गवर्नमेंट एक्स्ट्रा 10 करोड़ के नोट मनी प्रिंट करके सर्कुलेट करवाती है, तो 10% के रेट से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और लोगों के पास जो पैसे है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 10% डेप्रिशिएट हो जाएगी। मतलब कि गवर्नमेंट डायरेक्टली जब चाहे तब आपके पैसे विदाउट टैक्सेशन और विदाउट एनी लेजिस्लेशन आपसे ले। अब हमने ये तो देख लिया कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है। अब ये देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो सकता है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का सबसे बड़ा पावर है गवर्नमेंट के हाथ में, दूसरा पावर है आरबीआई के पास और तीसरा पावर है लोगों के पास। जी हाँ, लोग भी अगर मास में अपना स्पेंडिंग कम कर देते तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। गवर्नमेंट के पास दो चीजें, पहला है कि गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ा के इन्फ्लेशन बढ़ा सकती है और ये स्पेंडिंग है वही हमारे देश की इकोनॉमी को ड्राइव करता है। मतलब कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए देश के अंदर जो भी काम करती है वो होता है गवर्नमेंट का स्पेंडिंग। तो इस तरह से गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग बढ़ाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देती है तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाता है और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। तो इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशन हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ है। दूसरा पावर है टैक्स कलेक्शन का। तो गवर्नमेंट जब टैक्स कलेक्शन बढ़ाती है तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास मनी सप्लाई कम हो जाएगा और साथ में ही अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करती है तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा या फिर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। लेकिन इससे लोगों को कुछ फायदा नहीं होगा, इन्फ्लेशन कम होने से भी लोगों का नुकसान ही है। दूसरा पावर है आरबीआई के पास। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बैंकों को कंट्रोल करती है और बैंक के पास पावर होता है कि वो लोगों को लोन देके वहां से इंटरेस्ट के रूप में पैसे कमाती है। तो इस तरह से बैंकें भी मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ा सकती है। तो जब बैंकें बहुत ही ज्यादा लोन देने लगेगी तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है और जब रेपो रेट बढ़ता है तो लोन का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ जाएगा और लोन का परसेंटेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली लोग कम लोन लेना प्रेफर करेंगे। तो इसीलिए मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है उसका कंट्रोल आरबीआई रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के थ्रू करती है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। तीसरा जो सबसे बड़ा पावर है वो है लोगों के पास। अगर लोग अपना स्पेंडिंग कम कर देंगे और डिमांड कम बनेगा तो ऑटोमेटिकली फैक्ट्री जो है प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करेंगी या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम करेगी, तो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। और दूसरा है कि अगर प्रोडक्शन करने वाली कंपनी डिमांड के हिसाब से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करती है और उसका सप्लाई लिमिटेड रहता है तब भी चीज वस्तुओं के दाम महंगे होते रहते हैं। तो इस तरह से कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ जाएगा लेकिन सामने लोगों को इन्फ्लेशन का मार सहन करना पड़ेगा। लोगों के पास जो सबसे मेजर पावर है वो है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे सेविंग्स करके लोग इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते। लेकिन जब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने जो सेविंग्स है उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट कमा के अपना ग्रोथ कर सकते हैं। जब लोग ज्यादा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना स्पेंडिंग कम कर देंगे और स्पेंडिंग कम करेंगे तो डिमांड भी कम होगा और प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों का सप्लाई भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का बिहेवियर रैंडम रहता है, लोग ज्यादातर स्पेंड करना ही चाहते हैं। हार्डली 1 to 2% लोग हैं जो सीरियसली इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप भी ये 1 to 2% लोगों में आते हैं और सीरियसली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाकी 98% लोगों के मुकाबले आप अपने पैसे को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां जो है वो अपना प्रॉफिट करेंगी भी उसका स्टॉक ऊपर जाएगा और जब उसका स्टॉक ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये इकोनॉमिक साइकिल से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशन एक्चुअल में हमारा दुश्मन नहीं है। अगर इन्फ्लेशन को हम ढंग से समझ ले तो वो हमारा दोस्त बन सकता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो हमारे देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ स्टेबल हो जाएगा और साथ में हम सभी लोगों का इकोनॉमिकल ग्रोथ भी स्टेबल हो जाएगा। और अगर सब लोग एक साथ अपना स्पेंडिंग कम कर देते हैं तो भी इकोनॉमिकल ग्रोथ स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से भी देश को नुकसान होता है। लेकिन सभी लोग एक साथ अपना स्पेंडिंग कम कर दे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों की जनरल आदत रहती है कि वो अपना स्पेंडिंग बढ़ाते ही जाते हैं और यही वजह है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाता है। लेकिन कुछ स्मार्ट लोग हैं जो अपना स्पेंडिंग को कंट्रोल करते हैं और बचे हुए पैसे को अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उसको इन्फ्लेशन बीट करने में भी आसानी होती है और प्लस में इकोनॉमिकल ग्रोथ जितना हो रहा है उतनी तेजी से उसके पैसे भी ग्रो करते हैं। तो इसीलिए स्मार्ट बनिए और अपने पैसे को अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए, जिससे आपका पैसा इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा और इकोनॉमिकल ग्रोथ में भी आपका योगदान रहेगा। और यहाँ पे ये जो लोगों की अलग अलग आदतें हैं स्पेंडिंग करने की और इन्वेस्ट करने की, यही चीज तय करती है कि कौन से लोग गरीब रह जाएंगे और कौन से लोग अमीर बनेंगे।
आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इन्फ्लेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी और साथ में ही आपको इन्वेस्टमेंट करने का मोटिवेशन भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।